दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे टू साइड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, टू साइड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले देख लो कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। आपको पता है कि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या क्या यूज़ होता है। लाइक हम जब आपस में बात करते हैं जिसके अंदर साउंड भी प्रोड्यूस होता है, वर्ड्स भी यूज़ होता है और साथ में कोई ना कोई लैंग्वेज भी होती है, तो इन ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, ओरल कम्युनिकेशन बनाती है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें कि टू साइड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन का, तो यहाँ पर इसके मतलब से ही पता चल रहा है कि यानी कि दोनों तरफ से टू साइड, मतलब कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। लाइक अगर कुछ भी एक स्पीकर है, अगर वो कुछ बता रहा है तो उसकी ऑडियंस को भी उससे क्या करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, भले ही स्पीकर जो है, जैसे आप देखते होगे मोटिवेशनल स्पीकर हो गए या फिर कोई बड़ा सेमिनार हो गया, तो उसमें स्पीकर आते हैं ना बड़े बड़े, तो वो 70% बात करते हैं, लेकिन ऑडियंस को भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहिए 30%। इससे जो क्या होता है, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, अब मान लो कि उसने अगर कोई भी ऐसा पॉइंट बोला जिससे अगर ऑडियंस एग्री कर रही है, तो उसको हाँ या इस तरीके से बोलना चाहिए, है ना, एग्री करना चाहिए, उसको अपना सर हिलाना चाहिए, जिससे कि स्पीकर को समझ में आए कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ। वहीं पर अगर अगर उसके जो स्पीकर बोल रहा है उससे अगर कोई डिसएग्री कर रहा है, तो जो भी ऑडियंस है उसमें से किसी को, उसके अंदर भी गट्स होने चाहिए, ऑडियंस में भी गट्स होने चाहिए कि उसकी बात को काट सके, बोल सके कि नहीं मैं सर आपसे एग्री नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें क्या बनाती है, आपकी ओरल टू साइड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन बनाती है। ठीक है, अब देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको पोस्ट करूंगा, फिर इसके बाद में देखो मेरे पास में कितना फीडबैक आता है। ठीक है, वहां पर से फीडबैक का मतलब कि कुछ लोग इसको लाइक भी करोगे, है ना, जो अगर पसंद आएगा तो उसको लाइक करोगे, नहीं पसंद आएगा तो इसको डिसलाइक करोगे। तो ये सारे ऑप्शंस इस वजह से ही दिए गए हैं, इस वजह से ही फीचर्स दिए गए हैं, जिससे कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से तरीके से हो सके। अगर नहीं सही होगा, डिसलाइक होगा, तो इसका मतलब कि मुझे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर सही होगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन बनेगा, है ना। अगर कमेंट कमेंट आएगा तो किसी चीज़ से, टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट आएगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आगे तैयार करूँगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्पीकर को पता भी चलता है कि उसको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ पर वो और ज़्यादा अच्छा अपना बेस्ट दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से टू साइड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर हमारे पास में दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है एम्पैथी। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि सामने वाला जो भी स्पीकर है उसको रिफ्लेक्ट करो। लाइक आप कुछ बात करके, जैसे कि जो स्पीकर ने मान लो अगर बोला कि आज सर्दी बहुत लग रही है, तो जो ऑडियंस है तो हाँ सर, आज 2-4 दिनों से सर्दी बहुत बढ़ गई है, इस तरीके से आप देखते होगे ना अपने आसपास भी ऐसा कुछ बोला जाता है। तो यहाँ पर स्पीकर ने अगर जो भी बात बोली घुमा फिरा करके उसकी बात को ही वापस पलट करके रख देना। तो रिफ्लेक्शन का मतलब आप देखते भी हो कि जैसे कि जो मिरर में दिखाया जाता है, जैसा आप करते हो वैसा ही आपको मिरर भी सामने रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो जो आप बोलो वही ऑडियंस आपकी बात को रिफ्लेक्ट कर दे, उसी बात को ही घुमा फिरा करके बोल दे अपने वर्ड्स के अंदर। ठीक है, या फिर रिफ्लेक्शन का ये भी मतलब होता है, अगर कोई भी बात आप एग्री कर रहे हो, कोई भी स्पीकर ने कुछ भी बोला, अगर ऑडियंस एग्री कर दी, तो जो क्लासरूम में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं सर हिलाते हैं ना, कि हाँ अगर उनको समझ में आता है तो उनको हाँ यस सर, ठीक है, सब कुछ समझ में आता है। अगर वहीं डिसएग्री करते तो उनका मुंह बन जाता है टेढ़ा सा, या फिर उनको वो कहीं और भी देखने लगते हैं। तो इससे स्पीकर जो होता है, टीचर जो होता है, उसको पता चल जाता है कि अच्छा इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, सो ये होता है रिफ्लेक्शन। इम्पैथी क्या होता है, इम्पैथी का मतलब यही होता है कि दूसरों की फीलिंग्स को समझना, सामने जो स्पीकर जो बता रहा है उसकी फीलिंग्स को समझना। अगर जो स्पीकर है, अगर वो कोई हंसी मजाक का माहौल क्रिएट कर रहा है, तो जो ऑडियंस होगी वो भी हंसेगी। अगर वहीं वो कोई ऐसी दुख भरी बात बोल देगा, सैड हो जाएगा, तो ऑडियंस भी उसकी क्या हो जाएगी, सैड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती है रिफ्लेक्शन और एम्पैथी, जिससे आप जो टू साइड ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसको आप अच्छा और बेहतर बना सकते हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर कुछ एक बुकिश डेफिनेशन लिखी हुई है, जिससे कि आप यहाँ पर से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको फ्रेम कर सकते हो। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि विद दिस क्वालिटी, इस क्वालिटी से क्या हो सकता है कि वन कैन make the other person feel that he or she is sincerely listening to the speaker। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप उसकी बात से एग्री करोगे, डिसएग्री करोगे, उसकी बात को ही घुमा फिरा करके उस तक ही वापस लेकर के जाओगे,
जैसे कि आज तो ठंड बहुत है, हाँ सर आज 2 दिनों से बहुत ठंड बढ़ गई, तो इससे स्पीकर को क्या लगेगा कि हाँ जो ऑडियंस है मेरी, उसने मेरी बात को अच्छे से सुना, सही से समझा, ठीक है। और ये जो दूसरों की केवल स्पीकर के हाँ में हाँ मिलाना या फिर उसकी बात से डिसएग्री कर जाना, ये कोई इजी जॉब नहीं होती है। इसके लिए एक बहुत ही गट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, और इसके लिए क्या एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग भी रिक्वायर्ड होती है कि सामने वाला एक्चुअल में सोच क्या रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है। तो सबसे पहले लिसनिंग ही इंपॉर्टेंट होती है। तो लिसनिंग एक क्या होती है, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे, अगर उसने कुछ कुछ बोला, अगर उसने बोला कि आज तो सर्दी बहुत है, आप बोल रहे हो कि नहीं सर मैं तो कल नहाने के लिए पार्क में गया था, तो ये क्या है, ये कोई बात ही नहीं बनाया। तो स्पीकर जो भी बोल रहा है उसकी बात को, जो भी है रिफ्लेक्शन, मतलब उसकी बात को सही से सुनना और उसके अकॉर्डिंग ही उसका रिप्लाई भी करना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ गट्स भी होने चाहिए और एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि जो वो बोल रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर एम्पैथी के अंदर। एम्पैथी की जब भी बात आती है तो एम्पैथी क्या होती है दोस्तों, कि it is a capability of सीइंग द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, मतलब कि दूसरों के नज़रिए से उस चीज़ को देखना। लाइक अगर आप भले ही ऑडियंस बन करके बैठे हो, बट अगर जो स्पीकर है वो जो कुछ भी बता रहा है, ठीक है, उसकी उसकी ऐसा सोचो ना कि मैं स्पीकर हूँ, ठीक है। ऐसा अगर आप सोचो कि मैं स्पीकर हूँ, मैं अगर उसकी जगह पर होता तो मैं क्या बोलता, तो वो क्या होती है, वो एम्पैथी होती है। अगर वो हंसा रहा है तो आप भी हंस रहे हो, अगर वो रुला रहा है तो आप भी रो रहे हो। तो और इन अदर वर्ड्स की पुट योर शू इनटू द अदर्स, की अपने जो भी है अपने पैरों को दूसरे के शूज में रख करके देखना, वही क्या होती है, एम्पैथी होती है, ठीक है। इसके कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं, लाइक यहाँ पर देख लो कि सबसे पहला क्या है कि अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, कि अपने आप को सबसे पहले जानो, उसके बाद में दूसरे को जानो, उसके बाद में नॉन वर्बल एम्पैथी। नॉन वर्बल एम्पैथी के अंदर कुछ एक जैसे चीजें आती है, जैसे कि अंडरस्टैंड व्हाट समवन एल्स इज थिंकिंग और फीलिंग, कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उस तरीके से कभी कभार हम लोग एम्पैथाइज कर लेते हैं ना। जैसे अपने घर परिवार में लोग होते हैं तो देखते हैं कि अच्छा आज तो मम्मी काफी गुस्से में लग रही हैं, तो बिना ही उनके कुछ कहे तो हम लोग समझ जाते हैं ना। तो वो क्या होती है, इम्पैथाइज होना, लाइक नॉन वर्बल एम्पैथी, हमको पता चल जाता है। तो यहाँ पर से देखो कि 3 टाइप ऑफ एम्पैथी होती है। इसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है कोग्निटिव। कोग्निटिव में क्या होता है कि टू अंडरस्टैंड समवन्स थॉट्स एंड इमोशंस, किसी के थॉट्स और इमोशंस को समझ जाना विद एनी इमोशनल सेंस, ठीक है। ये क्या होता है, कॉग्निटिव। वहीं पर इमोशनल एम्पैथी में क्या होता है, इमोशनल एम्पैथी के अंदर क्या होता है कि कैचिंग समवन एल्स फीलिंग सो दैट यू लिटरली फील देम ट्रू, उनके जैसा, मतलब कि केवल देखो कॉग्निटिव में क्या होता है कि आप किसी दूसरे की फीलिंग्स को और इमोशंस को समझ जाओगे। वही इमोशनल फीलिंग में होगा कि आप उनकी फीलिंग को समझोगे और उनकी जगह पर अपने आप को खुद को भी रख करके देखोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इमोशनल। और वहीं पर अगर देखो कंपैशनेट एम्पैथी में क्या होता है कि टू अंडरस्टैंड द समवन्स फीलिंग एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन टू हेल्प। अब मान लो कि अगर आपने एम्पैथाइज भी कर लिया कि हाँ ये सामने वाले की ये दिक्कत है और उसकी दिक्कत को आपने फेस भी किया, तो आप कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए, आगे मदद बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ा देते हो, ठीक है। तो 3 तरीके की होती है। सबसे पहली स्टेज आती है कोग्निटिव। कोग्निटिव में क्या होता है कि कुछ भी, कोई भी बात नहीं होती, कोई भी, जस्ट आपको क्या करना होता है कि जो भी सामने वाला जैसा भी बता रहा है उसकी आपको भावनाओं को समझना होता है। वहीं पर दूसरे नंबर पे आता है कि इमोशनल एम्पैथी के अंदर क्या होता है कि उसकी फीलिंग्स को समझो, प्लस ऐसा फील करो कि आप उसकी जगह पर ही खुद को भी रख करके देखना, ठीक है। इमोशनल के अंदर आता है। वहीं पर कंपैशनेट में क्या होता है, कंपैशनेट में क्या होता है कि उसकी हेल्प भी करना, फील करना, उसके बाद में उसको उसकी जगह पर खुद को रख करके देखना, उसके बाद में हेल्प भी करना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट की एम्पैथी एंड रिफ्लेक्शन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग C × C राइटिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद है उसको लाइक करिएगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन